नमस्कार। आमतौर पे पत्रकारों और राजनीतिज्ञों का रिश्ता बहुत गूढ़ सा रहा है और उस रिश्ते की वजह से कभी-कभी ऐसा भी होता है कि देश की राजनीति बहुत प्रभावित करती है और कई चीज़ें हमें ऐसी पता लगती हैं जो हमने बहुत देखी भी नहीं होती है, सुनी भी नहीं होती है और जब वो सामने आती है तो लगता है अरे! ऐसा भी हुआ था। जी हाँ, आजकल एक किताब बहुत चर्चा में है। वॉरियर विक्ट्री पब्लिशिंग हाउस की तरफ से संतोष भारतीय की नई किताब जो है वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं बहुत चर्चा में है, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये किताब अपने आप में इसलिए चर्चा में है कि इसमें इतने खुलासे किए गए हैं और वो ऐसे खुलासे हैं जो आम तौर पे पत्रकारों को, आम नागरिकों को भी नहीं पता है। आम नागरिकों को तो पता होने का सवाल बहुत ज़्यादा होता ही नहीं है, लेकिन पत्रकार बिरादरी जो उस काल की थी, यानी कि जिस काल का इसमें ज़्यादा ज़िक्र है 8वें दशक से लेकर के और अभी कुछ वर्षों के पहले तक का, वो लगभग 30-35 साल के या कह सकते हैं 40 साल का ज़िक्र इस तरीके से है कहानी किस्सों में, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। अ, संतोष भारती जी की खासियत ये रही है कि खुद एक आंदोलन से निकले हुए कार्यकर्ता रहे और फिर आंदोलन के बाद खासतौर से जेपी आंदोलन इमरजेंसी के बाद संतोष भारती जी पत्रकारिता में आ गए और पत्रकारिता में उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए जो अपने आप में अद्भुत थे और सबसे बड़ी बात ये सब खुलासे उन्होंने हिंदी में रहते हुए किए जो आमतौर पे आपको देखने में नहीं नजर आता है। हिंदी में बातें जब खुलासे की होती है तो अंग्रेजी पत्रकारों का, अंग्रेजी अखबारों का, अंग्रेजी रिसालों का बहुत नाम होता है, लेकिन संतोष भारती ने उस दौर से लेके बाद तक ऐसे कई खुलासे किए जो कभी बहुत कम हुए देखे गए। संतोष भारती के साथ एक और चीज़ है, संतोष भारती राजनीति में इतना घुल-मिल गए कि एक बार वो उन्हें चुनाव भी लड़ा उन्होंने और सौभाग्य से सफल भी हुए। तो इस वजह से भी शायद उन राजनीति और पत्रकार का जो उनका जो मेल था, वो एक बड़ी किताब के रूप में आया और ये किताब सचमुच बड़ी है। आमतौर पे जो पत्रकारों की किताब होती है, वो 100 150 पेजों की होती है, 200 पेज की होती है और बहुत विचारों की बात की जाए तो बस 250 300 पेज की हो जाएगी। लेकिन इस किताब की खासियत ये है, ये 5 लगभग 500 पृष्ठों की किताब जो है वो इसमें इतने कहानी किस्से भरे हैं कि आप इसे जैसे ही मिलेगी इसको आप पढ़ने के लिए आतुर होंगे और कहीं से भी पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी। और इस किताब में किरदार भी जैसे कि 3 किरदार तो उन्होंने हेडलाइन में ही कर दिए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो उस दौर के किरदारों को मतलब वीपी सिंह की जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद धीरू भाई अंबानी भी इस किताब में हैं, अमिताभ बच्चन भी हैं, रेखा भी हैं, सोनिया गांधी तो हम जिक्र कर ही रहे हैं कि उनका हेडलाइन में नाम है, रामकृष्ण हेगड़े भी हैं, मुरारजी देसाई भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे भारतीय राजनीति हिंदुजा के अपने हिंदुजा भी हैं। वक्त अपने वक्त जी हिंदुजा भी अपने हैं। वक्त के हाँ, अपने वक्त के चमकते हुए सितारे इसमें बहुत शामिल है। चंद्रशेखर जी का तो नाम आपने दे ही दिया था, बता ही दिया है। तो ये किताब अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं अब क्योंकि संतोष जी सामने हैं और उनसे बातचीत करने के लिए पहले संतोष जी आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए आभार कि आपने समय निकाला। आपने इस किताब का बड़ा हिस्सा वीपी सिंह को समर्पित किया है। मैं जानबूझ के समर्पित शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि हम लोगों ने भी आपको लखनऊ में देखा है और लखनऊ में जब आप रविवार के विशेष संवाददाता हुआ करते थे और हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में नवभारत टाइम्स में काम किया करते थे, तब भी देखते थे, आस-पास भी देखा करते थे और उस औरे को हम लोगों ने देखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये किताब बहुत सारा हिस्सा वीपी सिंह पर समर्पित है। क्या वीपी सिंह इस देश की राजनीति में आप उनको क्या मानते हैं? कितना 70 साल की राजनीति में उस अकेले आदमी ने प्रभावित किया जिस पर आपने किताब का एक बड़ा हिस्सा समर्पित किया है? आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस सवाल को किया, पर उसके पहले मैं आपको ये कह दूँ कि मैंने हिंदी में क्यों लिखा।
क्योंकि आपने शुरू में कहा और प्रसन्नता व्यक्त की कि ये सारी चीज़ें हिंदी में आई सामने। हिंदी में मैंने नहीं, इसलिए चिंता नहीं लिखा की कि थी, मैंने खुशी जाहिर की। बिल्कुल, तो जो खुशी आपने ज़ाहिर की उसी का उत्तर दे रहा हूँ कि चूँकि हिंदी मेरी अपनी भाषा है और हिंदी ही में अपने को मैं व्यक्त कर सकता हूँ। अगले महीने इसकी उर्दू आएगी, उसके अगले महीने इसकी अंग्रेज़ी आएगी। लेकिन मैं आपको एक दुःख प्रकट करके बताता हूँ कि अंग्रेज़ी के पत्रकारों ने इस किताब की तरफ एक अंग्रेज़ी का अखबार जहाँ जिस संस्थान में आप कुछ दिन रहे हैं, बड़े पद पे रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स को छोड़ करके किसी अंग्रेजी अखबार ने इसको छुआ नहीं, लेकिन सारे भाषाई अखबारों ने और हिंदी अखबारों ने और वेबसाइट्स ने, टेलीविज़न ने, हिंदी के चैनल्स ने इसको प्रगाढ़ रूप से लोगों के सामने रखा और उसके सही पक्ष को सामने रखा। इसका एक पक्ष और भी है। मैं बहुत सारे मित्र जो पत्रकारिता में हैं अब मुझे फ़ोन करते हैं, आपने वो घटना नहीं लिखी, आपने वो घटना नहीं लिखी। मैंने भी ये किया था, तो मैंने उनसे कहा भाई आप भी अपने लिए भी कुछ रखो, आप लोग भी अपने संस्मरण अनुभव लिखो। पर मैं आपसे शुरू में सिर्फ एक चीज़ और निवेदन करना चाहता हूँ वीपी सिंह की बात करने से पहले। ये किताब मैंने उनके लिए नहीं लिखी है जो इन घटनाओं को जानते हैं, चाहे पत्रकार साथी हों या राजनीतिज्ञ हों। मैंने ये किताब लिखी है उन्हें ध्यान में रख के जो आज 18, 19, 20 साल के नौजवान हैं और जो राजनीति में जाना चाहते हैं। मैं ये चाहता था कि उन्हें उस दौर के लोगों की राजनीतिक समझ, उस दौर के लोगों की मानवीयता, उस दौर के लोगों की समझदारी और खासकर उस दौर के लोगों की मुद्दों के ऊपर राय और सबसे बड़ी चीज़ कि आपस में विपरीत विचार रखते हुए भी उनमें कितनी इंसानियत थी, कैसी मोहब्बत से वो मिलते थे, चाहे किसी भी दल में हो। वो चीज़ आज गायब है और ये मैंने सोचा कि अगर मैं ये लिखूँगा, तो आज की नौजवान पीढ़ी ये समझ पाएगी कि आज हम जिस दौर में गुज़र रहे हैं राजनीति के, उस दौर में क्या जो दौर बीत गया जिसके बारे में मैंने लिखा, उसमें फ़र्क क्या है। वीपी सिंह को मैंने इसलिए इसमें ज़्यादा जगह दी, क्योंकि मैं चंद्रशेखर जी को भी दे सकता था, सोनिया गांधी जी को मैं बहुत जानता नहीं था, मुझे रिसर्च करनी पड़ती। मैं जिन घटनाओं में सीधे शामिल रहा हूँ या गवाह रहा हूँ, मैंने उन्हीं को लिखा या मुझे फर्स्ट पर्सन ने कुछ बताया है, उन्हीं को मैंने लिखा है। वीपी सिंह को मैंने इसलिए लिखा कि वीपी सिंह को मैंने लखनऊ में जब देखा मुख्यमंत्री पद के ऊपर, तो हम दोनों आपस में बहुत आमने-सामने थे। वो मुख्यमंत्री थे, हम रविवार के सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी पत्रकारिता करते थे, जो आज भी करते हैं और वही हमने सीखा है कि गरीब के और बेज़ुबान के साथ खड़े हो, उसके साथ मत खड़े हो जिसके पास सत्ता है और ये पत्रकारिता का बुनियादी गुर मुझे श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह ने दिया। उस गुर को मैं आज तक अपना वाक्य मान के चलता हूँ और वीपी सिंह आप इसमें देखेंगे मैंने कहीं वीपी सिंह की तारीफ नहीं की है। मैंने हर जगह वीपी सिंह की आलोचना की है, वीपी सिंह की खूबियों को, कमियों को, दोनों को लिखा है और वही मैंने चंद्रशेखर जी के साथ किया है कि चंद्रशेखर की जो खूबियां हैं वो सारी मैंने लिखी हैं, जो खामियां हैं वो भी थोड़ी बहुत मैंने लिखी हैं। सोनिया गांधी जी की खामियों के बारे में तो सब जानते हैं, पर मैंने उतना ही लिखा है जितना मैं जानता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज आपसे और कह दूं वीपी सिंह की बात खत्म करके कि मैंने ये किताब श्रीवास्तव जी अपने पूरी ईमानदारी से लिखी है और मेरे पत्रकारिता के जीवन में मुझे एक सौभाग्य मिला है कि मेरी किसी भी, और ये मैं गर्व से कहता हूँ, हर एक से कहता हूँ कि मेरी किसी स्टोरी का खंडन नहीं हुआ है। मैंने मेरी मेरी रिपोर्ट से, आप थे वहां पर, श्रीपति मिश्र जी का इस्तीफा मेरी स्टोरी पे हुआ, हरदेव जोशी का इस्तीफा मेरी रिपोर्ट के ऊपर हुआ। बाकी छोटे-मोटे लोगों को छोड़ देते हैं किनका क्या हुआ क्या नहीं। पर मैं इसको इसलिए गर्व से लिखता हूँ कि इसका मतलब है कि उन रिपोर्ट्स में इतना दम था, जो किसी भी पत्रकार के लिए गर्व की चीज़ हो सकती है कि उसको सत्ता व्यवस्था काट नहीं पाई और उसे उसका एक खामियाज़ा भुगतना पड़ा और 2 प्रधानमंत्रियों ने, इंदिरा जी ने और राजीव गांधी ने अपने 2 मुख्यमंत्रियों का अलग-अलग इस्तीफा लिया। उसी ईमानदारी के साथ मैंने ये किताब लिखी है और मैं ये आग्रह कर रहा हूँ, अब ज़्यादा आग्रह नहीं करूँगा कि किसी ने भी अभी तक इसकी किसी भी घटना का खंडन नहीं किया है, जिन घटनाओं को जो जीवित लोग हैं अभी हमारे बीच में, जिनके बारे में मैंने इसमें लिखा है और नहीं किया है वो मैं इसलिए मानता हूँ
कि ये किताब पूरी की पूरी तरह से ईमानदारी से, सच्चाई के साथ लिखी गई है, सत्य घटनाओं का बिल्कुल, वर्णन है। बस मैं इतना ही बिल्कुल। कह सकता हूँ। वीपी सिंह को बहुत अच्छा आपने लिखा है, कई चीजें कितनी उनकी सहजता लिखी है, लेकिन अचानक तब आप बदल जाते हैं या वीपी सिंह बदल जाते हैं और वो सुलभ नहीं रहते, और वो जो अपने उनकी कमियां थी, जो खास तौर से मुद्दे जिस पर वो उन्होंने चुनाव जीता, प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, वो मुद्दे उन्होंने भूल गए, जब जो मैंने किताब में पढ़ करके समझा है। लेकिन वीपी सिंह को बहुत सारे राजनीतिक पत्रकार जो हैं अवसरवादी बताते रहे हैं। आप लखनऊ के भी वरिष्ठ पत्रकारों को देख लीजिए, और दिल्ली में भी उनके बारे में एक परसेप्शन है कि वीपी सिंह अवसरवादी भी रहे हैं। आपकी क्या राय है वीपी सिंह के बारे में? वीपी सिंह के बारे में लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, और मैं उस राय का खंडन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का वकील नहीं हूं। लेकिन मैंने इसमें जो घटनाएं लिखी हैं, मैं चाहता हूं कि कोई भी बड़ा पत्रकार उन घटनाओं को लेकर के, जो आलोचक हैं, कहे कि हाँ, यहाँ पर वीपी सिंह अवसरवादी थे और आपने उसको नहीं लिखा है। मैंने एक एक घटना को बहुत बहुत विस्तार से तो नहीं, लेकिन जितना मैं लिख सकता था, जो पाठकों की समझ में आती, वो मैंने इस किताब में लिखा। और आप खुद संपादक हैं, आप समझ सकते हैं कि जब एक पत्रकार लिखता है तो किसी का प्रशंसक नहीं होता। मैंने इसमें वीपी सिंह की आलोचना भी की है, जो आप शायद पूछेंगे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने क्यों लिखा कि वो अपने मुद्दों से भटक गए। मैंने हर चीज को अपनी ईमानदारी से लिखा, और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि इस किताब को पढ़ करके अगर इसमें किसी भी जगह पर अवसरवादिता झलकती है तो मुझसे कोई सवाल कर सकता है, लेकिन मेरा मानना बिल्कुल। है कि वीपी सिंह अवसरवादी नहीं थे। मैंने उन घटनाओं को, उन स्थितियों को लिखा है जिन्होंने वीपी सिंह को ढकेला, और जहां से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। मैंने उस रात का भी, आप देखेंगे, उस शाम का भी जिक्र किया है, जो वीपी सिंह और राजीव गांधी जी की आखिरी मुलाकात थी। तो मैंने कहीं उनको अवसरवादी, जो मैंने देखा, पाया नहीं। वीपी सिंह के बारे में, क्योंकि वो उसका जिक्र बहुत ज्यादा नहीं है उस किताब में, लेकिन अगर देश की राजनीति में बाद में भविष्य में कभी भी उनको जाना जाएगा, तो मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए जो ऐतिहासिक उन्होंने कदम उठाया था, आप क्या मानते हैं उस समय की स्थिति में वो राजनीतिक उनकी विवशता थी, या ये कि वो अपने आप को नायक बन करके उभारना चाहते थे, या उस वर्ग का कुछ कल्याण सचमुच करना चाहते थे? बहुत सारे लोग जो अपर कास्ट के हैं, जिनके पास सत्ता अब तक रही है, वो वीपी सिंह को खलनायक मानते हैं मंडल कमीशन को लेकर। लेकिन जिनके पास सत्ता नहीं रही, जो पिछड़े रहे, जिन्हें हिस्सा ही नहीं मिला, उन्हें वीपी सिंह ने पहली बार सत्ता में हिस्सा प्राप्त करने का रास्ता दिखाया और शक्ति दी। और इसलिए वीपी सिंह कहते भी थे कि मेरी टांग टूट गई तो क्या हुआ, मैंने गोल तो कर दिया। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन इसलिए लागू किया कि जब उन्हें लगा कि सरकार नहीं चल पाएगी, और जाहिर है वो सरकार बड़ी मुश्किल से, वो इतिहास का करिश्मा था, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी, दूसरी तरफ लेफ्ट सपोर्ट कर रहा था। ये इतिहास का करिश्मा था, न अब तक हुआ है, आगे कभी होगा इसका भी मुझे पूरा भरोसा नहीं है। वीपी सिंह ने इस बैलेंस करते हुए सारी चीज को, एक तरीके से देश को, जो सिर्फ मंडल कमीशन का जिक्र होता है, लेकिन उनके 70 ऐसे 80 फैसले हैं जिन्होंने देश के भाग्य को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्ताव लागू किया है, मैं पहली बार आपको बता रहा हूं, जो प्रस्ताव लागू किया है कि सवर्ण गरीबों को भी 10% आरक्षण मिलेगा, ये प्रस्ताव मोदी जी का नहीं है। ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री की फाइलों में वीपी सिंह के समय का प्रस्ताव रखा हुआ है। और अगर वीपी सिंह को सिर्फ 6 दिन का समय और मिल पाता लोकसभा में, तो वो इस प्रस्ताव को पेश कर देते और पास करा लेते, क्योंकि इसका कोई विरोध नहीं करता शायद। पर वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को अपनी पूरी शिद्दत, अपने पूरे कमिटमेंट के साथ लागू किया। उसमें अवसरवादिता नहीं थी। हालांकि बहुत लोग ये कहते हैं कि देवीलाल जी का काउंटर करने के लिए उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया। मैं ये नहीं मानता हूं। हालांकि हाँ, एक और साथ में तर्क है कि श्री रामविलास पासवान और श्री शरद यादव ने दबाव डाल करके वीपी सिंह से इसका फैसला कराया। वीपी सिंह ने घोषणा उनके दबाव में आके की,
पर मंडल कमीशन को लागू करना उनका कन्विक्शन था। उन्होंने जानबूझ के इसको जनता दल के घोषणा पत्र में शामिल कराया था, और जब कैबिनेट की मीटिंग होती थी तो वो घोषणा पत्र लेके बैठते थे और हर मंत्री और सेक्रेटरी से पूछते थे कि इसमें कितना काम हुआ। मैंने भी जब ये किताब पढ़ी तो मुझे भी पहले लग रहा था कि बहुत पता नहीं कितने दिन में खत्म होगी, लेकिन बहुत जल्दी ही मेरी जो आदत है उसके हिसाब से और जो और दैनिक मेरी ज़रूरतें हैं या जो अखबार का काम है उसको देखते हुए मैंने बहुत जल्दी इसको खत्म किया। लेकिन इतना रोचकता थी। आपने इसमें दूसरे जो पात्र हैं इसके बड़े पात्र चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी को सब लोग एक भारतीय राजनीति में बहुत आदर्श पुरुष मानते रहे हैं। आप ये ने एक जगह उल्लेख किया है कि वीपी सिंह और चंद्रशेखर अगर भारतीय राजनीति में 2 साल और रह जाते तो शायद की स्थितियां कुछ और होती। आप क्या और स्थितियों का जिक्र करना चाहते हैं? किस तरीके से उस समय को देखना चाहते हैं? स्थितियां ये होती कि दोनों लोग देश के ऐसे राजनीतिक समझ वाले लोग थे जिन्हें जनता की सबसे ज्यादा चिंता थी, नौजवानों की सबसे ज्यादा चिंता थी, और दोनों के दिमाग में गांव था, किसान थे, नौजवान थे, अर्थव्यवस्था थी। लेकिन आप जानते हैं कि चंद्रशेखर जी ने कैसी सरकार चलाई और वीपी सिंह ने कैसी सरकार बनाई, ये चलाई। मैं इसी अवसर पर, चूंकि आपने जिक्र किया कि आपने इस किताब को 3, 5 या 7, 10 दिन में पूरा किया, आपको उत्सुकता हुई पढ़ने की, मैं एक छोटी सी घटना आपसे अनुमति लेके उसका जिक्र करना चाहूंगा। मेरी जिंदगी में परसों का दिन बहुत बड़ा था जो बीत गया परसों है। एक उसके 8 दिन पहले एक बड़े सज्जन का मुझे फोन आया, प्रशांत भूषण जी का, कि जी, मेरे पापा यानी शांति भूषण जी जी, जी। इस उस किताब को समय पढ़ना लॉ चाहते मिनिस्टर जब जनता हैं। पार्टी की सरकार में हुआ करते थे। जी, तो उनका फोन आया कि मेरे कि पापा इस किताब को पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा मैं शाम को आके दे जाता हूँ। मैं गया उनके पास, उनसे मैंने पूछा आपको पता कैसे चला? अरे उन्होंने कहा कि उन्होंने नाम लिया अजीत अंजुम का, कि उसका मैंने प्रोग्राम देखा तो मुझे लगा मुझे ये किताब जरूर पढ़नी थी। मैंने उनको किताब दी और मैंने उनको प्रणाम किया। उनकी उम्र जानते हैं? 96 ईयर्स, 96 साल के हैं वो। और परसों मेरे पास फोन आया प्रशांत जी का कि पापा आपको बुला रहे हैं। मैं इस डरते हुए गया कि क्या हुआ, गड़बड़ लिख दिया, क्या किया। उनके पास गया, इतने खुश थे वो, कहने लगे मैंने इसको 7 दिन में पूरा पढ़ लिया। मैंने कहा सर आप तो 1 महीना कह रहे थे। अरे कैसे 1 महीना? जो आपने कहा कि मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे पूरे पत्रकारिता के ऊपर, लेखन के ऊपर इससे अच्छा कमेंट एक 96 साल के व्यक्ति का, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो देश का जाना माना आज भी नाम है, आज भी उनके यहाँ जजेस जाते हैं, उनसे राय करते हैं, मशवरा करते हैं, उनका ये कहना, मैं सच आपसे कहता हूं कि मैं गदगद हो गया। उनको मैंने बहुत धन्यवाद आप दिया। जी, आप ये बताइए वीपी सिंह इतिहास में ठीक एक हिस्से में उन्होंने नाम दर्ज कराया, लेकिन बहुत जल्दी सत्ता के शिखर से नीचे आ गए। उसके लिए वो खुद ज़िम्मेदार थे, हालात ज़िम्मेदार थे या हबड़-तबड़ उनकी ज़िम्मेदारी थी? मतलब उनका जो नेचर था वो स्पष्ट ना होने की वजह से क्या ज़िम्मेदारी थी? क्या आपको लगता है कि कहाँ अगर ये करेक्शन हो गए होते तो स्थितियाँ बहुत अच्छी होती? मैं सिर्फ आपको इतना बताऊं कि वीपी सिंह में अगर कमजोरियां होती तो प्रधानमंत्री बने रहते। अटल जी ने उनसे ये जाके प्रस्ताव रखा था जब आखिरी बार मिलने गए थे, इसमें किताब में जिक्र है कि विश्वनाथ जी, मैं 5 ईंट सिर्फ मैं लेके जाऊंगा, और जहां मंदिर है, जिस जगह को मंदिर कहते हैं, वहां मैं 5 ईंटें रख दूंगा और हम आपकी सरकार चलती है। वीपी सिंह ने उनसे कहा कि अटल जी, कभी आप भी प्रधानमंत्री बनेंगे, घटना का जिक्र है, ये मैं था वहां। उन्होंने कहा कि अटल जी, कभी आप भी प्रधानमंत्री बनेंगे, तब आप सोच के देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और एक प्रधानमंत्री अगर उस आदेश का पालन नहीं करा सकता, वो प्रधानमंत्री कैसे बना रह सकता है? उसके पास नैतिक अधिकार क्या है? और ये कह के उन्होंने अटल जी से कहा, अटल जी हंसे और कहने लगे मैं फिर राष्ट्रपति भवन जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि जाइए, वो राष्ट्रपति भवन चले गए समर्थन वापसी की चिट्ठी देने के लिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, उसी तरीके से चंद्रशेखर जी, अगर वो आधा घंटा अपना भाषण लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर आगे बढ़ा देते, राजीव गांधी जी ने उनको चिट भेजी थी,
रंगराजन कुमार मंगलम के जरिए से मैंने उस घटना का भी जिक्र किया है कि मेरे आंख की देखी घटना है। चंद्रशेखर जी ने उसको देखा और फाड़ के फेंक दिया, कहा प्रधानमंत्री पद का मजाक बना रखा है। अब इन दोनों लोगों ने अगर अपनी अना से, अपने अहम से, अपने प्रधानमंत्री पद के दायित्व से थोड़ा समझौता कर लिया होता, बाद के प्रधानमंत्रियों ने किया ना, सारे प्रधानमंत्रियों का लेखा जोखा हम लोगों के पास है। लेकिन ये दोनों अगर कर लेते तो मैंने इसीलिए लिखा कि ये ऐसे लोग थे जो देश को, संविधान को, लोगों के तकलीफों को समझते थे। अगर इन्हें 2 साल और मिलता, 5 साल नहीं चाहिए था, 2 ही साल और मिलता इन्हें, ये देश की बुनियाद में बहुत परिवर्तन करते, बहुत जी। ज्यादा बुनियादी परिवर्तन इस देश में होता, इसीलिए मैंने ये लिखा। वीपी सिंह और राजीव गांधी का बहुत सारा इसमें जिक्र है। राजीव गांधी के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कही जा रही हैं कि बड़ा अजीबोगरीब सा व्यवहार करते रहे हैं। खासतौर से आपने एक पुस्तक में लिखा है कि वो कितना सच है, क्या है कि अमिताभ बच्चन से कहते थे जब अपने विदेशी मेहमानों के सामने, अमिताभ बच्चन थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, गाओ। तो ये आपको क्या लगता है कि ये सचमुच ऐसा आपके सामने हुआ होगा, या देखिए, ये कि ये एक हंसी मजाक में ही बात है ये? नहीं, हंसी मजाक में होता तो अमिताभ जी एक्ट नहीं करते उस गाने के ऊपर, वो कहते और वो हंस देते। लेकिन इस किताब को आए 1 महीने के लगभग हो गया, 1 महीने से ज्यादा हो गया, 2-4 दिन। जी। आप तो पत्रकार हैं, सारे हिंदुस्तान में एक खबर को लेके एक चर्चा फैल जाए और हर एक के जुबान पे ये घटना हो जो आप कह रहे हैं, और उस जिसके बारे में घटना हो वो भी वो सांसद रहे हैं, मैं संयोग से भूतपूर्व सांसद रहा हूँ, वो भी अब भूतपूर्व सांसद। तो हम लोग की हैसियत में एक्टिंग को छोड़ करके कोई बहुत फर्क नहीं है। उनका नाम है, उससे 100% मेरा कम नाम है, 1 ही % है देश में। पर अमिताभ बच्चन को अब तक इसका खंडन कर देना चाहिए था। उनकी पीआर एजेंसी अब तक जाने कितना खंडन कर देती है, और सिर्फ उनसे एक ही घटना नहीं है, कई घटनाएं हैं। और मैंने 1-2 घटनाओं के तो गवाह भी लिखे हैं कि वो गवाह थे वहां पे मौजूद, वो गवाह जी, आपने लिखा। उसका खंडन कर देते। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए, आप तो पत्रकार हैं ना, आप तो संपादक हैं, आप उस गर्व को भी समझते हैं, उस दर्द को भी समझते हैं। दर्द होता है जब कोई कह दे कि झूठ बोल रहा है, तो फिर जो दर्द होता है पत्रकार को, वो अपनी सारा जी जान लगा करके उसको सही गलत सही साबित करता है। गर्व क्या होता है कि खंडन नहीं आया, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, घटना का छींटे नहीं आपके ऊपर आए। मैं आपसे पूछ रहा हूं संपादक के नाते, मेरे पत्रकारी जीवन का ये एक अनूठा क्षण है कि जो पात्र हैं वो जीवित हैं। सोनिया जी किसी चीज का खंडन नहीं कर रही हैं, जो वहां मौजूद थे सांसद वो खंडन नहीं कर रहे, तो उस समय तो वो पत्रकार थे, सांसद नहीं थे। और श्री जो आपने कहा दी अमिताभ बच्चन, मैं भी उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, पर जो घटना घटी उसको मैं कैसे इग्नोर करूं? जो घटना घटी और मुझे पता चली और मुझे फर्स्ट हैंड पता चली, तो मैं कैसे ये कहूं कि ये घटना मुझे नहीं लिखनी चाहिए? मैंने लिखा इसलिए। चलिए, लेकिन एक चीज और बताइए, जैसा कि सब लोग जानते हैं राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन के बहुत अच्छे संबंध थे। ऐसी आपने एक जगह लिखा है कि ऐसे क्या हालात आ गए कि अमिताभ बच्चन के लिए उन्होंने सांप तक का इस्तेमाल कर लिया, या ऐसे क्या हालात आ गए? दो चीजें हैं। सोनिया गांधी जब राजीव गांधी की डेथ हो गई, और तब ये होगा कि साहब बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है, ये तो अमिताभ बच्चन ऐसा आदमी सिर्फ एक $1000 दे, कितना हुआ वो? कितना अमिताभ बच्चन कितनी भी बुरी स्थिति में होंगे, तो ये बात समझ में नहीं आती है बहुत ज्यादा। देखिए, मैंने इन सारी घटनाओं को इस किताब में लिखा है। अब आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए कि इन घटनाओं को मुझसे सुनिए मत। अगर सुनेंगे तो फिर इस किताब को खरीदेगा कौन? उसका एक हिस्सा ये भी है ना कि घटनाओं से प्रभावित होकर के लोग किताब खरीदें, और किताब इसलिए नहीं खरीदें कि इन किस्सों को पढ़ें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। किताब इसलिए पढ़ें कि वो समझें कि चंद्रशेखर जी का सोच क्या था, वीपी सिंह का क्या मैं था, उसी पे आ रहा था। हाँ, मुरारजी भाई का क्या था, क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या था।
आडवाणी जी का क्या था, ये सारे पात्र हैं इसमें और उनसे जुड़ी नहीं, घटनाएं हैं इसमें। बिल्कुल, ये इसलिए सभी इन घटनाओं भारतीय राजनीति। मेरी प्रार्थना है कि इन घटनाओं को मत पूछिए, उन लोगों से कहिए कि किताब पढ़ें और इन घटनाओं को देखें और आपको एक मैसेज दें कि हम इसका डिटेल जानना चाहते हैं, तो हम दोबारा उसको दोहराएं। आपने चंद्रशेखर जी को भी बहुत शिद्दत से याद किया है। चंद्रशेखर जी की सहजता, चंद्रशेखर जी का सोचना, देश के लिए सोचना। कई बार ये हो सकता है कि सत्ता में है तो आप प्रधानमंत्री पद पाने की लालसा आपको भी हो, वीपी सिंह को देना, सत्ता का हक देना, ये सब जो घटनाएं, वीपी सिंह का ऊपर उठना, वीपी सिंह जिस तरीके से कांग्रेस से हट करके अलग उन्होंने अपना दल बनाया, अलग जनमोर्चा हुआ उनका, वो घटनाएं, मतलब ये होना क्या लग रहा था कि कांग्रेस की गलती की वजह से ऐसा हुआ? मैं फिर गलती इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी एक घटना याद आ रही है जिसका हेमंत बिश्वा शर्मा अपने आप को बहुत जिक्र करते रहते हैं। उसी तरीके से क्या कांग्रेस ने उस काल के नेतृत्व जो था वो वैसी ही गलती वीपी सिंह के साथ की? ठीक है, आप खाने पीने में ना की हो तो उनके अहम को समझने में की हो या बाकी हो चीजों, क्या ये कांग्रेस ने गलतियां मतलब आ, होती रहती इस तरह से? देखिए, जो सत्ता में बैठा होता है और सर्वशक्तिशाली होता है, बहुत सारी चीजों को समझने से इनकार कर देता है। मैंने इसमें लिखा है कि वीपी सिंह का ये बयान है, बहुत मशहूर बयान है और मैंने इस किताब में लिखा है कि मैं मरूंगा, मैं हमेशा कांग्रेस में रहूंगा, मैं मरूंगा तो मेरा शव तिरंगे में लपेटा जाएगा। लेकिन उनका उस समय बयान का मतलब था कि वो कांग्रेस का तिरंगा ले, उनका शव जरूर तिरंगे में लपेटा गया, लेकिन वो राष्ट्रीय ध्वज के में लिपट करके गए में थे। लपेटा दिया। वीपी सिंह जी दरअसल राजीव गांधी के, वो कांग्रेस छोड़ना ही नहीं चाहते थे। राजीव गांधी ने जब उनको बुलाया, इसमें पूरी घटना है किस तरीके से राजीव गांधी ने कहा कि तुम्हारी बहुत जय जयकार हो रही है और तुम 3 महीने में वापस आ जाओगे, जैसे प्रणब लौट के आए, यानी प्रणब मुखर्जी। वीपी सिंह ने जो सवाल जवाब हुए उस समय राजीव गांधी के पास, उन्होंने राजीव गांधी को प्रस्ताव रखा, किताब में जिक्र है कि आप कहें तो मैं इलाहाबाद संन्यास लेकर के बैठ जाऊं, आप कहें मैं हरिद्वार में संन्यास लेके रहूं, लेकिन अगर आप मुझे काम देना चाहते हैं तो मुझे दक्षिण का काम सौंप दीजिए, मैं वहां रह करके कांग्रेस को मजबूत करूंगा। ये उनका प्रस्ताव था। काश राजीव गांधी एक प्रस्ताव मान लेते, पर उसकी जगह राजीव गांधी ने जोर से मेज पे घूंसा मारा और उनसे जो कहा, जो चैलेंज दिया, वीपी सिंह ने वही कहा कि मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं। मैं सिर्फ ये बताता हूँ, ये मानवीय कुछ कमजोरियां होती हैं। वीपी सिंह नहीं स्वीकार करते चैलेंज, चुपचाप रहते, लेकिन उनके अहम ने जो मानवीय कमजोरियां होती हैं उसको गवारा नहीं किया। और वहां से उनके जीवन का उद्देश्य भारत को परिवर्तित करना नहीं था, राजीव गांधी को सत्ता से हटाना। इस किताब में भी मैंने लिखा है। राजीव गांधी को सबक सिखाने वाला आदमी सोनिया गांधी के पास जाता है, उनकी पत्नी के पास जाता है कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए। वो इसलिए रोचक किस्सा भी इसमें जिक्र है, और एक बार नहीं, दो बिल्कुल दो बार सोनिया गांधी को ये मौका दिया गया। अब सवाल ये है कि ठीक है, उनमें आपस में जो किस्सा था, लेकिन सोनिया गांधी ने ये पेशकश स्वीकार नहीं की। आपको क्या लगता है कि वो पेशकश अगर वो स्वीकार की होती तो आज देश कुछ और स्थिति में होता, या जो उन्होंने अक्लमंदी का काम किया कि मनमोहन सिंह को आगे ले आई और देश को आगे बढ़ाने की स्थिति की? मेरा ख्याल है आप जो कह रहे हैं दोनों ही बातें हो सकती थी, क्योंकि हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं, घटना तो घटी नहीं वो। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सोनिया गांधी ने जब दोनों बार नहीं स्वीकार किया, और आप जो कह रहे हैं कि दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने को 100% तैयार थे। मैंने इसमें घटना लिखी कि जिस दिन सोनिया गांधी को चुना जाना था वो सवेरे तक तैयार थी, लेकिन दोपहर के बाद या सुबह से लेकर दोपहर तक उनके दोनों बच्चों ने उनसे क्या जिद की, ये भी किताब में जिक्र है। और उसका सबूत मैंने लिखा है कि वो सबूत एक चिट है, जो चिट नटवर सिंह जी और फोतेदार जी लेके वीपी सिंह जी के पास आए थे, सिर्फ उन्हीं के पास आए थे, और उनको वो चिट दी थी जिसमें वो कारण लिखा था, और नटवर सिंह जी ने और फतेहदार जी ने वीपी सिंह जी को वो कारण बताया था। और वहां से, और अभी नटवर सिंह जी जिंदा है, ये भी मैंने लिखा है।
बिल्कुल सही। इसका सबूत यह है कि नटवर सिंह जी जिंदा है, इसलिए वो घटना गलत नहीं है। और मैं खंडन करता हूं उस अफवाह का जो उस समय बड़ी तेजी से फैलाई गई थी कि उस समय के राष्ट्रपति कलाम साहब ने शपथ दिलाने से मना कर दिया था कि विदेशी नागरिक है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब झूठी खबरें हैं। सही खबर यह है कि दोनों बच्चों ने कहा, जो मैंने इसमें लिखा है, कि दादी गई, पापा गए, आपको नहीं जाने देंगे, और ये कहकर के वो बैठ गए। सोनिया गांधी ने शायद वो 1 घंटा 2 घंटा रहा होगा जब वीपी सिंह को खबर भेजी, 1 बजे 2 बजे तो उनके पास खबर आ गई थी, वीपी सिंह के पास नटवर सिंह जी आ गए थे, पोतेदार जी, कि मैं फिर नहीं बनूंगी। उन्होंने बच्चों की इच्छा का सम्मान किया, लेकिन वो बन भी सकती थी, क्योंकि आप जानते हैं राज्य मंत्री बनने के लिए लोग कुछ भी कुकर्म करने को तैयार हैं। आपकी जिंदगी में 100 ऐसे किस्से होंगे, हत्या तक करा देते हैं लोग। यहाँ तो प्रधानमंत्री का पद 2 बार सोनिया गांधी ने ठुकरा दिया। एक बार वीपी सिंह ने भी ठुकराया था 1996 में। मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, वो घटना भी इसमें लिखी है। बिल्कुल। चंद्रशेखर जी की जब सरकार बनी तो उनकी सरकार में जो भी मंत्री था तो उनके लगभग हर सांसद उनका मंत्री था। हाँ, लेकिन हर नहीं, हर चंद्रशेखर था ही, हर सांसद था ही मंत्री, ये सत्य है। बिल्कुल, उनके जितने सांसद उनके साथ थे सब मंत्री थे उनके वो उसमें। लेकिन और आप दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ऐसे मंत्रिमंडल के साथ में क्या संभव था कि अगर वो 2 साल रहते भी तो कुछ बड़ा क्रांति हो पाती या कुछ काम हो पाता, या और मैं देश हित के लिहाज से सोच रहा हूँ, क्योंकि हर एक के अपने इंटरेस्ट थे मंत्रियों के, हर आदमी अपने अपने तरीके से चल रहा था। देखिए, चंद्रशेखर जी के मंत्रियों के अपने इंटरेस्ट है होंगे, लेकिन चंद्रशेखर जी सबका व्यक्तित्व तो सबसे बड़ा था। अगर राजीव गांधी उनका साथ देते, जो कि जाहिर था वो नहीं दे पाए, क्योंकि उनको अभी वो लोग भी जिंदा हैं जिन्होंने राजीव गांधी को भड़काया। मैंने इस किताब में नाम का जिक्र भी किया है कि राजीव गांधी से उन्होंने कहा कि अगर चंद्रशेखर ये बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला हल कर लेंगे तो आपको वोट कौन देगा। और वो 2 दिन में बहाना बना करके, आप बताइए, 2 लोग सड़क पे जा रहे हैं और वो संयोग से कुछ भी हो सकते हैं, आपने उनको सीआईडी का बता दिया हरियाणा के, और समर्थन वापस ले लिया। देखिए, अभी जो आपने पूछा ना, राजीव गांधी से कई जगह बहुत बड़ी भाग्य ने गलतियां कराई। अगर वो समर्थन वापस नहीं लेते राजीव गांधी, मैंने इस किताब में लिखा है, तो वो हमारे बीच में रहते। अगर वीपी सिंह की बात छोड़ दी, मैं चंद्रशेखर जी की बात कर रहा हूँ। और आखिरी दिनों में चंद्रशेखर जी ने मुझे कहा कि मैंने कितनी बार फोन किया राजीव गांधी को कि आप तमिलनाडु मत जाओ, नहीं मैं जाऊंगा, जिद। हाँ, फिर उसका भी फिर उन्होंने भीष्म नारायण सिंह से कहा कि आप कांग्रेस के हैं, आप के ही जो राज्यपाल थे तमिलनाडु के, कि आप के ही राजीव थे। उन्होंने राजीव जी से कहा, राजीव जी नहीं माने। वो मौत उनको दौड़ा रही थी, उधर भगा रही थी, जिसका 2 साल पहले नींव पड़ी वीपी सिंह के अलग होने के बाद। तो एक काल होता है ना, पता नहीं अपनी कैसी रचना करता है। वो एक काल की रचना थी जिसमें राजीव गांधी फंस गए। चंद्रशेखर बहुत बेलोक किस्म के राजनीतिक थे, जो कहते थे बहुत साफ कहते थे, यारी दोस्ती भी बहुत साफ निभाते थे। धनबाद के उनके जो कोल माफिया मित्र एक हुआ करते थे, वो भी बहुत स्वीकार करते थे। आपकी किताब में एक जगह जिक्र है कि चंद्रशेखर जी ने कहा, और आप सांसद रह भी चुके हैं, कि इस संसद के लगभग 80 सांसद जो हैं वो एक उद्योगपति के पेरोल पे थे, मोटी पेरोल पे थे। तनख्वाह लेते थे। तो क्या ये पेरोल पे रहने की परंपरा, मतलब आपने लिखा तो ठीक ही लिखा होगा, तो पेरोल पे रहने की परंपरा क्या बहुत पहले से पुष्पित होती चली आई है, जो अब चल रही है, नहीं चल रही मैं नहीं जानता, आप भी शायद कितना जानते होंगे, लेकिन ये क्या संकेत देता है कि तब सांसद या जनप्रतिनिधि ज्यादातर जो है वो किसी ना किसी बड़े उद्योगपति के पेरोल पे रहते हैं? देखिए, मैं तो इसी घटना की गवाही दे सकता हूँ जिस संसद में चंद्रशेखर जी थे, और जिसमें राज्यसभा में, जिसमें उन्होंने अकेले मुरारजी भाई का मुकाबला किया। पूरी कांग्रेस एक तरफ थी, चंद्रशेखर जी अकेले थे और मुरारजी भाई का विरोध कर रहे थे। दूसरा, उसी राज्यसभा में उन्होंने बिरला का मुकाबला किया। कांग्रेस एक तरफ थी और वो बिरला के खिलाफ तनहा अभियान चला रहे थे। और वहीं बिरला जी के यहाँ से 80 सांसदों को घनश्याम दास बिरला जी के यहाँ से जाता था, के बिरला जी के यहाँ से। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो घटना चंद्रशेखर जी ने ही मुझे बताई थी, और उस समय के
रिकॉर्ड में दर्ज है राज्यसभा की, जिसमें उन्होंने कहीं जिक्र किया है इसका, जो उन्होंने मुझे बताया था। आज की बात आप करें, आजकल तो लोग सरकारें की सरकारें खरीद लेते हैं। आज सांसदों की कहाँ जरूरत है, मंत्री लोगों के हिस्से में होते हैं। यहाँ तक कि वीपी सिंह जी के साथ भी जो मंत्री थे, वीपी सिंह जी अब आए और लोग आज सवाल करते हैं कि क्यों वीपी सिंह जी बोफोर्स का कोई हल नहीं निकाल पाए। तो मैं उनसे कहता हूँ, किताब में मैंने लिखा है कि अरुण जेटली साहब और राम जेठमलानी साहब हमारे बीच में नहीं है। उद्योग घराने के वो एक नजदीक थे, जिसका बोफोर्स के सौदे में नाम आया था। उसको बचाने के लिए उन्होंने सारी चीज की जलेबी बना दी या दही का बिल्कुल। मट्ठा कर दिया। तो इसलिए अब क्या कहा जाए, अब ये होते हैं लोग। अच्छा आप बताइए ना, मैंने इसमें अपने एक वरिष्ठ साथी का नाम लिखा है, प्रेम शंकर झा, हम लोग के सीनियर है। संतोष जी, एक तरफ तो आप वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सत्ता कैसे बन रही है, बिगड़ रही है, वो सब देख रहे थे, और एक तरफ आप जो है रेखा से भी मिल रहे हैं, रेखा से इंटरव्यू भी कर रहे हैं, जो अपने जमाने की सबसे खूबसूरत अदाकारा हुआ करती थी। तो रेखा से मिलना, शबाना आजमी से रेखा का इंटरव्यू कराना, ये सब मतलब पत्रकारिता का एक नया हिस्सा था, मतलब नए तरीके का दौर था उस दौर में। तो आप इसको कैसे और क्यों करना पड़ा आपको ये? हम लोग जिस दौर में, आप लखनऊ में थे, मैं भी रविवार में था, हमें संपादक बिल्कुल अपना डिक्टेटर की तरह हम उसका ऑर्डर मानते थे, मौत की तरह से, कि संपादक का ये कहना है, ये करना है तो फिर करना है। आपको याद होगा उसी समय मैंने दुनिया में पहला आदमी मैं हूँ जिसने फूलन की स्टोरी दुनिया के सामने आई रविवार के जरिए से। सुरेंद्र जी ने मुझे कहा फूलन को पकड़ो, फूलन को तलाशो। अब 15 दिन लगे कि 20 दिन लगे, क्या जान का गड़बड़ हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फूलन को हम लोगों ने पकड़ा। उसी तरीके से उन्होंने एक दिन कह दिया कि ये दोनों हमारे जो दोनों अंग्रेजी के संपादक एमजी अकबर और हिंदी के एसपी सिंह, ये सब ऐसे ही कमाल के काम देते थे। एक दिन सुरेंद्र जी ने कहा रेखा का इंटरव्यू करो। अब मैंने कहा कि भाई साहब मैं कैसे करूंगा इंटरव्यू, कौन रेखा और हम यहाँ लखनऊ में। कहने लगे नहीं बम्बई जाओ, रेखा का इंटरव्यू करो। हम गए वहां, ढूंढते रहे। मैंने लिखा है किस तरीके से फिर मैं रेखा से मिला। जब रेखा से मिला और मैंने पहला इंटरव्यू किया, तो मैं आपको बताऊं, आज तक लोगों को वो इंटरव्यू याद है कि पहली बार रेखा एक इंसान के रूप में लोगों के सामने, गुड़िया के रूप में नहीं, एक्ट्रेस के रूप में नहीं, इंसान के नाते, जिसे हवा, भंवरे, पतंग, तितलियां, बादल, संगीत, पत्तों का संगीत, ये सब उन्हें कितना पसंद, पहली बार वो सामने। तो फिर वहां से रेखा की मेरी थोड़ी सी नजदीकी शुरू हुई। तो अचानक एक बार मुझे लगा कि रेखा से कुछ अनूठा काम करा है, सामान्य तो सब कराते हैं। तो मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा, जिसका इस किताब में जिक्र है कि आप कुछ अनूठा क्यों नहीं करती, मैं क्या कर सकती हूँ। और मेरी तरफ देखने लगी। अब मैं अभी कह सकता हूँ कि आज मुझे लगता है कि मैं कितना बड़ा गधा था। उस समय रेखा से मतलब इतने ज्यादा मेरी अंतरंगता थी, मुझे उनके देखने से कुछ हुआ ही नहीं। मुझे पूछ क्या कर सकती हूँ, मैंने कहा किसी स्टार का इंटरव्यू करो। मैं नहीं करती, क्योंकि उस समय मीनाक्षी, शेषाद्री टाइप की बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी। रेखा ने कहा मैं नहीं कर सकती इन सबका, ये खाली नाचने गाने वाले। मन में मेरे आया आप भी तो नाचने गाने वाली हैं। लेकिन रेखा ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया, उनका इंटेलेक्चुअल हिस्सा जो था व्यक्तित्व का, वो सामने आ गया। मैंने उनसे कहा आप शबाना जी का इंटरव्यू कर सकती हूँ। यानी कि शबाना का मैं कर सकती हूँ, पूछो मुझे इंटरव्यू देगी। तो मैंने शबाना जी को कहा। शबाना जी को भरोसा नहीं हुआ कि रेखा मेरा इंटरव्यू लेंगी। अब अजीब स्थिति हो रही, देखिए यहीं हाँ, पर दोनों समकालीन थी, और बल्कि रेखा नहीं, का ज्यादा एक ऑरा था। लेकिन शबाना इंटेलेक्चुअल थी। हाँ। और शबाना जी ने कहा कि हाँ ठीक है मैं दूंगी। अब मैंने रेखा से पूछा कि कहाँ इंटरव्यू, जगह तय हो, एक एक चीज का गड़बड़ होता है ना। तो कहने लगी कि हम शबाना के घर चलते हैं। मैंने शबाना से कहा कि वो आपके घर आएंगी। शबाना को भरोसा ही नहीं हुआ, वो चली गई। मैंने इसमें लिखा है हॉलीडे इन था उस समय होटल, जो अभी नोवोटेल कहलाता है, उसके जिम में और तेल में लिपटी हुई। 1 घंटे लेट आई। 1 घंटे हम और रेखा जी वहां बैठ के इधर उधर की बातें करते रहे। फिर जब शबाना आई, उसके बाद जो इंटरव्यू हुआ वो अद्भुत इंटरव्यू था। और एक लाइन
जो हेडिंग सुरेन जी ने बनाई वो मैं आपको बताता हूँ, इस किताब में भी लिखा है। रेखा ने बहुत लंबी बातचीत की शबाना से, जो सारी इंटरव्यू के रूप में रविवार में छपी, लेकिन उस बातचीत में रेखा ने कमाल की बात की शबाना से, सुंदर तो मैं हूं पर दिखती तुम। इस इस तरह की का लेखन या इस तरीके का प्रश्न या लाइन मुझे नहीं लगता कोई साहित्यकार भी इतने सहज ढंग से कह सकता है, बिना रूपक उपमा उपमान उसमें जोड़े हुए। रेखा जी ने जो इस कहा जी। और शबाना ने जो जवाब दिया इसका, वो रविवार में लोगों को पढ़ना चाहिए, पुरानी कॉपियों में होगा, मेरे पास भी है। मैं सोचता हूँ कि किसी प्रकाशक से कहूँ भैया इसको सारे इंटरव्यूज को एक साथ लेके छाप दो। अद्भुत इंटरव्यू है वो रेखा का शबाना। नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस किताब को इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि रेखा जिन दिनों थोड़ा बहुत परेशान हुई और फिर वीपी सिंह से आपने वीपी सिंह से उनको मिलवाया और वो काफी संतुष्ट होकर के वहां से वापस आई। इस किताब में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो आपको रोचक ढंग से ही नहीं लिखी बल्कि देश के इतिहास से आपको रूबरू कराती है। लेकिन एक सवाल जो अंतिम सवाल है, आप पत्रकार थे, अब मैं कह लूं पत्रकार फिर हैं, लेकिन एक पत्रकार को आखिर सत्ता के गलियारे में किस हद तक रहना चाहिए? आप बतौर पत्रकार भी जो है वीपी सिंह और चंद्रशेखर के बातचीत कराते थे, पत्रकार रहते हुए भी, क्योंकि चौथी दुनिया के आप उन दिनों संपादक हुआ करते थे। और तो वो इन्वॉल्वमेंट, वो कितना आप जायज मानते हैं कि आप एक तरफ पत्रकारिता कर रहे थे और दूसरी तरफ भारतीय राजनीति के एक ठीक-ठाक हिस्से थे? इसका 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 भी सबूत है मेरे पास। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप पत्रकार रहते हुए भी अपने पत्रकारीय जिम्मेदारियों के सबका ईमानदारी के साथ निर्वाह करते हुए आप अपना रिश्ता निभा सकते हैं और वो काम कर सकते हैं जिन्हें आप देश के लिए ठीक समझते हैं। उन दिनों चौथी दुनिया इस बात का गवाह है कि हमने हर इशू में वीपी सिंह की जहां जरूरत हुई वहां हमने आलोचना की। बोफोर्स को शुरू में लाने का काम जिन 3 लोगों ने किया, एक मैं था, एक एन राम साहब थे और एक अरुण शौरी थे। हम चूंकि हिंदी में थे इसलिए हम, जैसे आज होता है कि हिंदी के लोगों को लोग सीरियसली नहीं लेते, अंग्रेजी को ही लेते हैं, आपने शुरू में कहा, वो मेरे अंक सारे गवाह हैं। जिन अंकों को लेकर के अरुण नेहरू ने एक बार ये शर्त लगा दी थी कि संतोष आपको भड़काता है हम लोगों के प्रति, क्योंकि हम उसमें वीपी अखबार सिंह में जो के लिए। लिखते थे, हाँ, कि हम जो उसमें लिखते थे, अब संयोग की बात है कि वीपी सिंह को वो सही लगता होगा या उनका भी सोचने का तरीका वही होता होगा, वो उसके ऊपर अमल कर देते थे। यहाँ से चंद्रशेखर जी को लेकर के भी या वीपी सिंह जी को लेकर के भी जितना मैंने लिखा है, और इतना ही नहीं, जब मैं संसद में था, लोकसभा में, मैं साफ कर दूं, आपने चुनाव लड़ा तो चुनाव तो राज्यसभा का भी लोग लड़ते हैं, मैं पिछले दरवाजे से नहीं गया था। नहीं, आप तो लोकसभा से आए बकायदा थे, सब जानते लोकसभा फर्रुखाबाद में, से। हाँ हाँ, मैं जनता को बता दीजिए ना, लोग कहेंगे कि राज्यसभा का ही रहा होगा। मैं लोकसभा में चुनाव लड़के गया था, और जब मैं लोकसभा का सदस्य रहा तो उन दिनों हर हफ्ते में धर्मयुग में और इलस्ट्रेटेड वीकली में कॉलम लिखा करता था। वो भी गवाही है कि मैं लोकसभा का सदस्य रहते हुए भी मैंने कभी अपनी सरकार को लेकर के भी नरमी नहीं दिखाई। मैं पत्रकार का कर्तव्य वहां भी पूरा करता रहा, और जितनी आलोचना उसमें से कुछ लेख इसमें हैं जो छपे, वो सबूत के लिए है खाली, पूरे तो नहीं, क्योंकि किताब तो बहुत लंबी हो जाती। मैंने उनको इसलिए छापा कि लोगों को ये समझ में आए कि मैंने कहीं अपने प्रोफेशन के साथ समझौता नहीं किया। मेरे लिए प्रोफेशन प्रथम रहा, राजनीति कभी प्रथम रही ही नहीं। इसलिए, और मैंने उस रेखा को कभी पार नहीं किया जहां पत्रकार को राजनीतिज्ञों के साथ घालमेल करते हुए देखा जा सके। मैंने और ये जो मेरे साथ थे, जो राजनीति में थे, वीपी सिंह जी थे, चंद्रशेखर जी थे, उनको ये पता था कि ये अब इसका मूल धर्म पत्रकारिता है। आज भी लोग जब मिलते हैं, हाँ, मैंने उन चीजों को कभी नहीं लिखा जिसको उन्होंने कहा ये ऑफ द रिकॉर्ड है। आज का जैसा नहीं कि कोई ऑफ द रिकॉर्ड करे करे तो सबसे पहले लोग उसको सामने लेके आते हैं। ये एक आज के दौर में और उस दौर में आपने अंतर देखा होगा। पर मैं बिल्कुल ठीक। ये आपसे फिर कहता हूं
कि मैंने कभी उस रेखा का उल्लंघन नहीं किया, जिस रेखा को आप अग्नि रेखा, लक्ष्मण रेखा, जो भी रेखा कहें, लेकिन उस रेखा का मैंने उल्लंघन कभी नहीं किया, जो एक पत्रकार की रेखा होती है और राजनीतिक की जहाँ से ज़िंदगी शुरू। बहुत-बहुत धन्यवाद।